नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम लोग आ चुके हैं 20 जनवरी में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के साथ साथ स्टैटिक जीके प्लस क्वेश्चन आंसर सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए, पेशा अधिनियम की नियमावली को अधिसूचित कर 25 वर्ष के बाद इसे लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड के द्वारा लागू किया गया है। अपनी स्थापना के 25 वर्ष बाद, यानी कि सन 2000 में 2000 में झारखंड राज्य बना था। पेशा एक्ट की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट, 46वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का आयोजन में वैश्विक नेताओं द्वारा कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? तो सखीर घोषणा पत्र आपसे पूछा जा सकता है। सखीर घोषणा पत्र किससे संबंधित है? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों को भारत में प्रवेश आसान बनाने हेतु स्वागत एफआई प्रणाली किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई सेबी के द्वारा। ठीक है ना, सेबी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत नदी और मुहाना क्षेत्रों में डॉल्फिन के दूसरे रेंज वाइड सर्वेक्षण की शुरुआत किस शहर से की गई? राइट आंसर यहाँ पे बिजनौर। ठीक है, बिजनौर कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। तो आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो कि शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। और अगर हम बात करें प्रथम चरण में, ठीक है, फर्स्ट इसके चरण में, तो ये बिजनौर से लेकर ये आपका बिजनौर से लेकर के गंगा सागर तक कवर करेगा। ठीक है, गंगा सागर तक। और सेकंड चरण में अगर हम देखें तो ये आपका गंगा की सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियों के साथ साथ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां आ जाएंगी। सेकंड चरण में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां आ जाएंगी। और इसके साथ साथ देखिए, इसी में इरावदी, ठीक है ना, इरावदी जो डॉल्फिन होती हैं, प्रजाति होती है एक प्रकार की, तो वो आपकी उड़ीसा, ठीक है, चिल्का झील जैसे हो गया यहाँ पर, और कुछ नदियों में इसका दूसरे चरण में काम किया जाएगा। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये किया क्यों जा रहा है? ठीक है ना, ये सर्वेक्षण किया क्यों जा रहा है? तो इस सर्वेक्षण को किया इसलिए जा रहा है ताकि उनके जो आवास को खतरा है उसको पहचाना जा सके। ठीक है, और उनकी संख्या, ठीक है, उनको जाना जा सके। तो ये वाले काम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें डॉल्फिन को, आपको याद होना चाहिए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया? ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय जलीय पशु की बात करें, कब घोषित किया गया इसे? तो ये घोषित किया गया है 2009 में। ठीक है ना, 2009 में इसे घोषित किया गया है। ये जो भी प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये आपका पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखिए, इसमें आगे देखिए, आखिर ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया कब से गया? प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट कब से किया गया? तो ये भी ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020 को। ठीक है ना, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए, इसमें आगे देखते हैं हम लोग। ये जो डॉल्फिन के संरक्षण की बात की जा रही है, इसे अगर हम IUCN की सूची में, रेड डाटा लिस्ट में बात करें, तो इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे इसे देखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे हम जानते हैं। इसकी जो मेनली प्रजातियां हैं उसके बारे में देखिए, गंगा डॉल्फिन हो गई, जो कि गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। दूसरी आपको देखने को मिलेगी व्यास
ये हो गई ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या सिंधु डॉल्फिन, ठीक है। ये दूसरा है आपका सिंधु डॉल्फिन। देखिए सिंधु डॉल्फिन जो कि आपके सिंधु नदी और व्यास नदी में, भारत में देखें तो व्यास नदी में भारत में, सिंधु नदी पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए एक प्रकार की जो होती है वो इरावदी, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। सबसे जो अगर हम बात करें सिंधु डॉल्फिन के बारे में, इस प्रजाति के बारे में, तो ये रेयर मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो पानी के कम प्रवाह के कारण इनके आवास समाप्त होते जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो इरावदी डॉल्फिन देखिए ये कहाँ पर है, तो ये मैंने आपको बताया उड़ीसा, इरावदी के नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये आपकी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इसका एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, तो ये हो गया विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा, ठीक है, गंगा डॉल्फिन संरक्षण राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। डॉल्फिन संरक्षण राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये, तो यहाँ पे डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ये कहाँ पर है, ये आपका आ जाएगा बिहार में। ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। और नेक्स्ट देखिए व्यास संरक्षण, ठीक है, यहाँ पर भी डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, व्यास संरक्षण रिजर्व, ये दूसरा हो गया आपका, और ये आपका पंजाब में है। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों स्थल आपको ध्यान रखने हैं, पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पंप की सुरक्षा जांच कहाँ सफलतापूर्वक की गई है, राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। और आपको मैं बता दूं ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी, एनटीपीसी के परिसर में, ठीक है, एनटीपीसी के परिसर में जिसका नाम नेत्रा है, ठीक है ना, यहाँ पर किया गया है। सबसे पहली बात ये किसके द्वारा किया गया, तो सिम्फर धनबाद की कंपनी है, सिम्फर धनबाद की कंपनी है, तो इसके द्वारा ये टेस्ट किया गया। देश में पहली बार सफलतापूर्वक इसकी जांच हो गई है। और देखिए ये जो सिम्फर धनबाद है इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है, एंड फ्यूल रिसर्च, ये आपका हो गया। हाइड्रोजन कंप्रेसर और डिम्प्रेसर में, ठीक है, कंप्रेसर और डिस्पेंसर में इसने सफलता प्राप्त की है। ये प्रणाली में किसके तहत, तो देखिए यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। वाहनों के लिए जो फ्यूल, जैसे कि अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ पे पेट्रोल लेते हैं, सीएनजी पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपने वाहनों के लिए सीएनजी मिलती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्यूल के तौर पर वाहनों के लिए हाइड्रोजन, और बिल्कुल देखिए प्रदूषण नहीं है इसमें, तो ये भारत के काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रदूषण नहीं है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत देखिए ये जो सफलता मिली है ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत इसे शामिल किया गया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। और इससे पहले आप देखिए इसका जो उद्घाटन है, देखिए इससे पहले देखिए यहाँ पर ये जो फ्यूल पंप की सुरक्षा जांच नोएडा में की गई है, इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो आपका 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जा सकता है। तो ये भी न्यूज़ देखने को मिली हमें। और देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसे आखिर कब लॉन्च किया गया, तो इसे आपका लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को। अगेन देखिए पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, और इस क्वेश्चन में वो 2020 में था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और यहाँ पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात की गई। यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए दिए गए थे, 1500 करोड़ रुपए जो है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए दिए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन को लेकर देश का पहला राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, राइट आंसर है नई दिल्ली, एम्स में, ठीक है, एम्स में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित बैठक हुई है, जहां पर काफ़ी डॉक्टर्स ने, देश भर के डॉक्टर्स और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के दिशा में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 19 से 21 जनवरी तक आयोजित होने वाले 86वें राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी किस शहर के द्वारा की जाएगी, तो ये लखनऊ के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिए लखनऊ के द्वारा की जाएगी।
इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन भाषण भी दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट हो गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन भाग लेंगे? तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आपके ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला जी यहाँ पर भाग लेंगे। मुख्य अतिथि ध्यान रखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर इनके द्वारा यहाँ पर भाग लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन, ठीक है ना, चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2015 में लास्ट टाइम इस तरीके का जो सम्मेलन था, 86वां राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम की, तो वो आपका कर्नाटक में सम्मेलन हुआ था, इस बार उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो ध्यान रखिए। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसका समापन सत्र, ठीक है ना, समापन सत्र की अगर हम बात करें तो वो आपके मुख्यमंत्री, ठीक है, समापन सत्र मुख्यमंत्री योगी के भाषण के द्वारा समापन सत्र होगा यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसी के साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा राष्ट्रमंडल के जो देश है उनके पीठासीन जो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, जिस भी देश में जो बोला जाता है, उनका एक सम्मेलन हुआ, पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। तो वो आपका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए राष्ट्रमंडल से संबंधित राष्ट्रमंडल के जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन आपका कहाँ पर होता है? दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित होता है। और ये सम्मेलन जो भवन होता है वो आपका पुराना संसद भवन जो होता है उसका सेंट्रल हॉल में, ठीक है ना, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखिए 16 वर्ष के बाद भारत को मेजबानी प्राप्त हुई, 16 वर्ष के बाद, ठीक है, 16 वर्ष के बाद भारत को मेजबानी प्राप्त हुई। अगर हम भारत में देखें, राष्ट्रमंडल के ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, सबसे पहली बार मेजबानी 1972 में, फिर 86 में, 1986 में, उसके बाद आकर के 2010 में, ठीक है ना, 2010 में ये आपका होता है सम्मेलन भारत में 3 बार। तो चौथी बार इस बार आपका हो गया, चौथी बार 2026 में चौथी बार आपका सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। आगे देखिए द्विवार्षिक रूप से, मतलब 2 वर्ष में एक बार ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए इस बार राष्ट्रमंडल गेम्स होंगे ना, भारत में ही होंगे, और उसकी मेजबानी इस बार नहीं, 2030 में मेजबानी भारत को सौंपी गई है, और ये आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। नाम ध्यान रखिए, चंदना सिन्हा को, ठीक है ना, चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? राइट आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए कल आए थे, 3 या 4 घंटे वे भारत में रहे। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के मोदी के द्वारा इनका स्वागत किया गया, पालम एयरपोर्ट पर, ठीक है। नाम ध्यान रखिए अल नहयान। और देखिए 10 वर्षों में ये 5वीं बार भारत की यात्रा है इनकी, 5वीं बार इनकी भारत की यात्रा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के तौर पर हम बात करें तो ये तीसरी बार भारत आए हैं। अब जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या क्या समझौते हुए। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है, 9 समझौते हमें देखने को मिले। यहाँ पर देखिए 9 समझौते देखने को मिले। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा वो बात मैं बताऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के करंट अफेयर करेंगे तो और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो करंट अफेयर के बल पे आप थोड़ी ना पास हो जाएंगे केवल एग्जाम। तो केवल उतना रखिए, बैलेंस बना करके चलना है। तो 9 समझौते देखते हैं इसमें। जो मेनली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है कि 200 अरब डॉलर का
200 अरब डॉलर का टारगेट रखा गया है व्यापार का 2032 तक। ठीक है, 200 अरब डॉलर का टारगेट रखा गया, 2032 तक हमें यहाँ तक पहुँचाना है। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता हुआ। ठीक है, परमाणु ऊर्जा पर समझौता हुआ, जिसमें छोटे बड़े परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात की गई। इसके बाद देखिए HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ एक समझौता होता है, जिसमें कि 2028 से, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ समझौता तो होता है जिसमें कि 2028 से भारत LNG को यहाँ से आयात कर पाएगा। ठीक है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ध्यान रखना है इस गैस को 5 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा समझौता भारत के लिए, मीट्रिक टन, तो ये आयात हम कर पाएंगे। अब देखिए इसके साथ ही साथ AI से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारे 9 समझौते आपको देखने को मिलेंगे। बस ये पॉइंट्स हैं जो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछ सकता है। अब देखिए अल नहयान साहब जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ गिफ्ट दिया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गुजरात का बना लकड़ी का नक्काशीदार झूला उन्हें गिफ्ट किया गया, नक्काशीदार झूला गिफ्ट किया गया। इसके अलावा पश्मीना शॉल भी दी गई। ठीक है, पश्मीना शॉल भी दी जाती है, जो कि तेलंगाना के बने चांदी के डिब्बे में, ठीक है ना, चांदी के बॉक्स में, तेलंगाना के बने चांदी के बॉक्स में दिया जाता है पश्मीना शॉल को। इनकी मदर को भी पश्मीना शॉल गिफ्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो देखिए ये वाली बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अबू धाबी में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की भी बात की गई है। ठीक है ना, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की भी बात की गई है। सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात अबू धाबी में की गई है। तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ किस स्थान पर होता है? राइट आंसर यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से अब ध्यान रखना है, ये जो स्पितुक गुस्तोर उत्सव है, ये मठीय जो कि बौद्ध मठ हैं, ठीक है ना, बौद्ध मठ हैं, इनके भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है, भिक्षुओं के द्वारा। अभी इसकी पिक्चर भी आप लोग देखिए। ठीक है, भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। देखिए ये पिक्चर आपको स्पष्ट दिख रही होगी। इसमें देखिए ये जो नृत्य है वो मौसमी परिवर्तन का संकेत देता है, यानी कि अब यहाँ से इनका मानना है मौसमी परिवर्तन, 9 वर्ष के साथ साथ मौसमी परिवर्तन का संकेत मिलता है। ये नृत्य जो किया जाता है भिक्षुओं के द्वारा, मठीय उत्सव है, भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य का जो नाम है वो आपका छम नृत्य है। छम नृत्य है, परंपरागत वस्त्र को धारण करते हुए। तो आपको इतना ध्यान रखना है। मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर होता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के हमले के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर ऑपरेशन त्रासी। ध्यान रखिए ऑपरेशन त्रासी, ये जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। ठीक है, भारतीय सेना का ये आतंकवाद रोधी अभियान है, आतंकवाद रोधी अभियान है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ हम लोग और भी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन महादेव, ठीक है, ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का, ध्यान रखिए, CRPF का संयुक्त अभियान था। जो इस अभियान को किस वजह से चलाया गया था? इस अभियान को जो पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ था, उन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ये अभियान आपको दिखने को मिलता है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर ऑपरेशन शिव शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये जो ऑपरेशन है ये आपका भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। LOC पे घुसपैठ ना हो, ठीक है ना, LOC पर घुसपैठ ना हो, आतंकवादियों की, उस वजह से इसे चलाया गया। दूसरा आपका अभियान हो जाता है ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, ये अभ्यास है ऑपरेशन त्रिशूल। देखिए अभ्यास है ऑपरेशन त्रिशूल, जो कि आपने ध्यान होगा आपको तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। गुजरात राजस्थान में किया गया, ये बॉर्डर एरिया में
और ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का समन्वित तौर पर ये सैन्य अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए किस जहाज को रवाना किया गया? राइट आंसर है यहाँ पर आईएनएस सागर ध्वनि, आईएनएस सागर ध्वनि। अब यहाँ पर देखिए कोच्चि से हरी झंडी दिखा करके, कोच्चि से हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई, कोच्चि से हरी झंडी दिखाया गया। डीआरडीओ के द्वारा निर्मित ये सागर ध्वनि यान, ये डीआरडीओ के द्वारा ही छोड़ा गया और नौसेना भी इस अभियान में जुड़ी हुई है। सागर कार्यक्रम महासागर, ठीक है, कार्यक्रम का नाम है महासागर, तो इस अभियान में जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो देखिए, ऐतिहासिक मार्गों का अनुसरण करते हुए ये जो सागर ध्वनि है, आईएनएस सागर ध्वनि, ये पारंपरिक मार्गों का अनुसरण करते हुए तटीय देशों की यात्रा करेगी। सबसे पहले ये मालदीव, ठीक है, कोच्चि से मालदीव जा करके तटीय देशों की यात्रा करेगी और इसमें देखिए वैज्ञानिक सहयोग, क्षमता निर्माण आदि सारी बातें इसमें की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? राइट आंसर यहाँ पर उड़ीसा। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले ही महीने मन की बात में इनके नाम का जिक्र किया गया था, पार्वती गिरी, ठीक है। ध्यान रखिए मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनका जन्म अगर हम देखते हैं तो वो आपका 19 जनवरी को ही हुआ, 19 जनवरी और 1926 को, ठीक है, 1926 को इनका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमे पढ़िबा आमा भाषा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर उड़ीसा, यानी कि मातृभाषा में पढ़ाई करना जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखिए मातृभाषा में शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने अपनी पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना किस सागर से शुरू की है? तो अंडमान सागर में। ध्यान रखिए अंडमान सागर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें क्या चीज़ है देखिए, इसमें एक तो ये है मछली का व्यवसाय करने वाले या मछली का पालन करने वाले उनकी आय को बढ़ाना, इसका उद्देश्य यहाँ पर ये देखने को मिलता है। NI, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NIOT द्वारा एक विकसित किया गया है जो खुले तौर पर मछली का पालन यहाँ पर किया जा सकेगा, तो NIOT द्वारा विकसित हुआ है। इसके अलावा समुद्री शैवाल की खेती भी इसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतनी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? राइट आंसर 6.4%। ध्यान रखिए 6.4% ये जो वृद्धि दर है अभी IMF के द्वारा इसमें सुधार करते हुए इसे बढ़ाया गया है। जो इनकी रिपोर्ट है वो IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट या आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक, ध्यान रखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, आउटलुक रिपोर्ट का नाम है 6.4% IMF के द्वारा। अब देखिए अगर हम IMF की बात करें, स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी ब्रेटन वुड सम्मेलन में, ठीक है, ब्रेटन वुड सम्मेलन में देखने को मिलेगी 1944 में, जो कि USA में है, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर USA 1945 में इसने काम करना शुरू किया। IMF ने 1945 में आकर के काम करना शुरू किया। मुख्यालय की बात करें अगर हम, तो वो आपका वॉशिंगटन, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो वॉशिंगटन DC, और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC में कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग गलत कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टीना जॉर्जिवा, यहाँ की क्रिस्टीना जॉर्जिवा अध्यक्ष हैं IMF की, क्रिस्टीना जॉर्जिवा।
तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम में अगर हम सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 191 सदस्य देश आईएमएफ में हैं और भारत सदस्य तो है ही, आपको पता है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नामित किया गया है? राइट आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी लगातार चौथे वर्ष इस स्थान को हासिल किए हुए, ठीक है, चौथे वर्ष लगातार सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पर एनटीपीसी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये महारत्न कंपनी है, महारत्न, ठीक है, महारत्न कंपनी है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाती है 1975 को, 1975। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी हो गया। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पूरी तरह स्वचालित 30 mm गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया? तो राइट आंसर है यहाँ पर नागपुर में, ठीक है। राजनाथ सिंह के द्वारा नागपुर में ये उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ यहीं से पिनाक रॉकेट, आपने सुना होगा पिनाका रॉकेट, वो आर्मेनिया को निर्यात करने का यहीं से नागपुर से ही किया गया, ठीक है ना। पिनाका राजनाथ सिंह के द्वारा ही तो पिनाका रॉकेट को निर्यात किया गया। भारत अब आयातक के साथ साथ निर्यातक भी बन रहा है हथियारों का, तो पिनाका रॉकेट को आर्मेनिया को यहाँ से भेजा गया। अब देखिए पिनाका रॉकेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो पिनाका रॉकेट सबसे पहली बात डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित, ठीक है, स्वदेशी रूप में निर्मित किया गया है। सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, डीआरडीओ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही कंपनियों के द्वारा इसे बनाया गया है। सबसे पहली बात ये MBRL यानी कि मल्टी बैरल, ठीक है, MBRL, देखिए MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक बार में अगर हम बात करें तो 12 रॉकेट एक साथ, ठीक है, इसके तहत दाग सकते हैं। मोबाइल लॉन्चर से भी ये सुविधा देती है, मोबाइल लॉन्चर भी तरीके से है। और इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो 40 से 90 किलोमीटर तक हम इसको टारगेट किया जा सकता है। डीआरडीओ ने ये बनाया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। और 44 सेकंड में ये जो 12 रॉकेट हम लोग मार सकते हैं, ये मात्र 44 सेकंड में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज आपका कंप्लीट हो जाता है, टोटल पूरे क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। तो मिलती हूँ कल फिर आपसे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।